एक टाइम वो भी था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। हुआ है जहाँ पे मैंने एक्टर को सॉरी बोला है जस्ट फॉर द बिहेवियर, बिकॉज सामने वाला एक्टर भी रोने लग जाता है। उसको कोई भी किसी भी तरह से परेशान करेगा तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक नज़र आने लग जाता है। होता है कि वो जो तुमने किया था ना वो बहुत बकवास था। वो कभी आता है तो वो कुछ बोलती नहीं, वो देखते देखते सिर्फ एक लाल। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैजान। मेरे साथ में है इस वक्त वो जो इन दिनों आपकी टीवी पर आपका दिल बहुत ज़्यादा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इनको देखेंगे आप पहचान जाएंगे भाई ये कौन है मेरे साथ में। हाउ आर यू अरमान, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। भाई सबसे पहले तो ये बताओ, आजकल क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब लोग अरमान बोलते हैं या रोहित से आपको बुलाते हैं? आजकल तो मोस्टली लोग अरमान के नाम से ही बुला रहे हैं और दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे रोहित के नाम से बुलाते हैं तो भी अच्छा लगता है और अरमान के नाम से बुलाएंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा चुनना तो दोनों में से बहुत मुश्किल है अभी की कंडीशन में। चलेगा, आप लोग अरमान बुलाएंगे तो भी चलेगा, रोहित बुलाएंगे तो भी चलेगा। इतने कम टाइम में इतना दिल जीत लोगे भाई, जिस तरह से मैंने भी स्टार्टिंग में बोला है। ये लगा था उस टाइम पे जब पहले हमारी मुलाकात हुई थी, आपने बोला था हाँ भाई थोड़ा से अप्स एंड डाउन्स थोड़े से हैं, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन अब जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो देखने के बाद में क्या फील होता है अभी आपको? बहुत अच्छा फील होता है। देखो, खुद पे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था ही, क्योंकि आई हैव डन इनफ वर्क। तो मुझे इतना तो पता था कि अगर स्टार्ट में भी नहीं तो कुछ टाइम के बाद लोग शायद दिल जीत लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टीवी में ये होता है कि कहानी और किरदार किस स्टेज पर चल रहा है, ऑडियंस का प्यार उस हिसाब से आपको मिलता है। और जिस हिसाब से शो के अंदर अरमान को प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे लुक हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे जितने भी सीन्स हो, तो आधा काम तो आपके सीन्स ही कर देते हैं। फिर आपको एज एन एक्ट, फिर आपके पास डायरेक्टर्स होते हैं आपके ऊपर मेहनत करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। उसके बाद जाके आपका काम बचता है। तो बहुत खुश हूँ मैं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने गए हैं और जिस तरह से ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी डाली थी जहाँ पर 5-5.5 घंटे मैं सोता हूँ, वर्कआउट करता हूँ सुबह उठकर 5:30 आई गेट अप। कितने बजे की भी शिफ्ट हो, अगर 7 की शिफ्ट होती है तो फिर मैं रात को जिम जाता हूँ। सो आई मेक श्योर कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ और अपना उसको 100% दूँ। मैं इसको लाइटली नहीं ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी मेहनत करता हूँ और बाकी फिर पूरी टीम मेरे साथ मुझे सजाने में, संवारने में लग जाती है। तो अच्छा लग रहा है, सब इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों टीआरपी को लेकर कितना प्रेशर है आपके ऊपर, उसकी अगर मैं बात करूँ? टीआरपी को लेकर तो प्रेशर मेरे पे कभी भी नहीं आया। ये तो शो ऑलरेडी इतना बड़ा हिट है। मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए जिनकी टीआरपी कभी भी इतनी अच्छी नहीं आई जितनी हमने शायद सोची थी। बट कभी चैनल का फ़र्क होता है, कभी कंटेंट ऐसा होता है जो आम इंसानों को, आम ऑडियंस को उतना समझ नहीं आता, शायद उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो मेरा काम तो सिर्फ अपना काम करना है। टीआरपी क्या है क्या नहीं है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली ये शो बहुत ही हाई रेटेड शो है और क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है तो ये टाइम में ऐसा होता है कि शोज़ डाउन होते ही हैं, क्योंकि हर घर में लोग, जो भी लड़के या जो भी क्रिकेट लवर्स होते हैं, वो लोग पहले मैच देखना चाहते हैं। बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर स्टिल इन टॉप 5। हम 3rd-4th पोजीशन पे हैं और उसकी वजह से हम लोगों ने मेहनत भी डबल कर दी। ऑब्वियसली कहानी में भी थोड़े चेंजेस हुए हैं। सो होपफुली ये नंबर गेम, देखो एज एन एक्टर तो मेरा काम एक्चुअली है नहीं कि मैं नंबर गेम देखूं। मेरा काम है कि हम अगर नंबर 1 पे हो तो भी उतनी मेहनत करूं और हम बिल्कुल लास्ट हो तो भी उतनी मेहनत करूं। मैं वही करता हूं। सो और वही करता रहूँगा। बाकी टीआरपी आप लोगों के ऊपर है। आपको टाइम मिले मैच से तो थोड़ा ये रिश्ता भी और देख लीजिए। सवाल ये तो आपने कह दी टीआरपी की बात। अगर टीआरपी के अलावा की अगर मैं बात कहूँ तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स और क्या फीडबैक आपको मिल रहा है, और कुछ सजेशंस भी आपको आते रहते हैं, उस पर क्या कहना है? एक हाल ही में आपने एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे एक अरमान के कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा था और भी कई सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर बोला था। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? नहीं, अरमान कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर तो है अगर आप उसको देखो, लोगों की नज़र से अगर देखो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो फैमिली की तरफ ज़्यादा है या अबीरा का उसको साथ देना चाहिए। तो एज एन एक्टर वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, क्योंकि उसको सबका ध्यान रखना है, उसको रूही के इमोशंस की भी कदर है, उसको अबीरा के टुवर्ड्स जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसकी भी उसको परवाह है। उसने जो अपनी मॉम, उसकी अबीरा की मॉम को जो उसने प्रॉमिस किया था उसका भी, उसकी ज़िम्मेदारी भी उसने ली हुई है। माँ पापा के रिश्ता भी उसको लगता है कि उसकी वजह से ख़राब हुआ था जब वो इस फैमिली में आया था। तो इतने डायमेंशंस हैं इस कैरेक्टर के अंदर कि ये स्ट्रेट कैरेक्टर नहीं है कि अच्छा ठीक है ही इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, या माँ की सुनता है बाप की नहीं सुनता। सबको इसको खुश रखना है, क्योंकि वो वही करता है। क्योंकि जो जिस तरह से इस घर में जब वो आया था, और क्योंकि वो इस घर का रियल सन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको बचपन से उसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे सबको प्लीज़ करना है।
और सबका ध्यान रखना है। और तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, जिसकी खुद की कोई फैमिली नहीं है, उसने अपनी माँ को नहीं देखा है, तो बहुत आसान कैरेक्टर तो नहीं है। क्योंकि एक कैरेक्टर होता है ना जहाँ पे ठीक है जो हीरोइन है सब कुछ उसके लिए हीरो कर रहा है, यहाँ पे वो हीरोइन जो है या जो कैरेक्टर है जो उसकी वाइफ है उसको भी ध्यान रखना है, दादी साहब के भी इमोशंस का ध्यान रखना है, माँ के इमोशंस का भी ध्यान रखना है, भाई बहनों के इमोशंस का भी ध्यान रखना है। सो इट्स नॉट अ इजी कैरेक्टर टू प्ले। तो हाँ, एंड कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो अरमान का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा टॉक्सिक होता जा रहा है इन दिनों। व्हाट्स योर फीडबैक ऑन इट? टॉक्सिक तो नहीं है वो कैरेक्टर, क्योंकि क्या होता है जब आप शो देखते हो तो ऑब्वियसली आप शो में जो लीड एक्ट्रेस है या जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरोइन ऑफ द शो है, आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, क्योंकि वो बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। तो जब उसको कोई भी किसी भी तरह से परेशान करेगा तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक नज़र आने लग जाता है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे हट नहीं रहा। उसने कभी अबीरा को ये तो कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसका कोई कमिटमेंट 1 साल के अलावा अबीरा के साथ फ़िलहाल है नहीं। तो जो जिम्मेदारी उसने उठाई थी वो अभी भी निभाने को तैयार है। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का वो ध्यान रखता है। वो अभी भी चाहता है इतने गुस्से में भी कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। वो घर वालों से भी लड़ रहा है उसके लिए, दादी सास से भी लड़ रहा है। सो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन क्योंकि जब ऑब्वियसली कोई भी इंसान गुस्सा करता हुआ तो अच्छा नहीं लगता ना। हम रियल लाइफ में भी किसी को भी गुस्सा करते देखते हैं तो हम सोचते हैं यार क्यों गुस्सा कर रहा है इंसान, प्यार से क्यों नहीं बात कर रहा। तो वही है। तो आई डोंट थिंक सो कि टॉक्सिक हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऑडियंस को ही ज़रूर लग रहा है कि क्यों इसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। या जो एक रूही वाला जो एंगल है कि वो क्यों रूही की भी इतनी कदर करता है, बट वो थोड़ा दिल से सोचता है। वो उसके भाई की वाइफ ज़रूर है, बट पहले, और ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो उसके भाई की वाइफ है, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर है, क्योंकि वो एक लड़की है, तो उसके इमोशंस को भी वो बिल्कुल कम्प्लीटली दरकिनार नहीं कर सकता है। तो यही एक रीज़न है जहाँ पे ऑडियंस को कभी कभी लगता है टॉक्सिक कि ये अबीरा के साथ रूड हो रहा है। बट उन दोनों का रिश्ता भी कुछ वैसा ही है। उन दोनों का रिश्ता बहुत लवी डवी और बहुत इस तरह का ये रिलेशनशिप ही नहीं है। तो वो भी उसको कुछ सुनाती है, ये भी उसको कुछ सुनाता है। जब सिचुएशन ऑब्वियसली जब फैमिली पर बात आ जाती है तो ऑब्वियसली गुस्सा भी आ जाता है उसको। तो वो ही है। मेरी दादी से मेरी बात हुई थी, यानी जो अनीता जी जो हैं, जो दादी का कैरेक्टर जो प्ले करती हैं, उन्होंने ये बोला था कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर जब मैं प्ले करती हूँ समृति के साथ में, तो मैं ना उन्हें पहले सॉरी बोलती हूँ, बेटा ये मुझे करना होगा क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर है। और जब आप इतने रफ एंड टफ हो जाते हैं, आप मतलब काफ़ी कुछ कह देते हैं, मतलब अभीरा को कुछ कह दिया या सुना दिया, आप क्या फील करते हैं ऑफ कैमरा? देखो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। कभी कभी कुछ सीन्स ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे आप मुझे नहीं लगता इस शो में तो ऐसा कुछ सीन आया है, बट कभी कभी एज एन एक्टर ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे आपको सामने वाले को बहुत ही टॉर्चर करना पड़ता है या इमोशनली आपको हर्ट करना पड़ता है। सो एक्टर्स भी जो होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं। इतना आसान नहीं होता इस तरह के सीन्स करना या किसी भी तरह के और कैरेक्टर को निभाना। तो कहीं ना कहीं आपको अपना कुछ तो देना ही पड़ता है उस कैरेक्टर को। सब लिख कर आता है, सब कुछ होता है, बट एक्टर का काम होता है जहाँ पे वो अपने से रिलेट करके उसको दे। सो जब आप किसी को हर्ट कर रहे होते हो, वो आंखों में देख रहे होते हो आप, सो ऑब्वियसली कनेक्शन बनता है। और जब आप कुछ बहुत ही ऐसा सीन कर रहे हो तो जहाँ पे आप किसी को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट करते हो, तो कभी कभी आप देखते हो सामने वाला इंसान सीन करते करते भी रोने लग जाता है। तो वो जो इमोशनल हर्ट होता है उसके लिए कभी कभी मुझे याद है कि ऐसे कुछ सीन्स हुए हैं पहले। इस शो में तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन पहले ऐसे शो सीन हुए हैं जहाँ पे मैंने एक्टर को सॉरी बोला है जस्ट फॉर द बिहेवियर, बिकॉज सामने वाला एक्टर भी रोने लग जाता है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल होता है। आप अगर आप फील ही नहीं हो रही तो फिर तो आप बहुत ऊपर ऊपर से कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सीन्स होते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है जितना काम पूरे दिन में 10-15 सीन करना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सीन में आप उस जोन में चले जाते हो, बट कुछ सीन्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी आप स्पेशल प्रेपरेशन करते हो, जिनके लिए आप बहुत अलर्ट होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सीन होते हैं। उसमें आप ऐसा होता है वो सीन में घुस जाते हो और फिर वो सीन अपने आप ही बहने लगता है वो दो एक्टर के बीच में। तो बहुत सीन्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैंने सामने वाले एक्टर को सॉरी बोला है, क्योंकि आई कुड फील कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो उस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। और वो अंदर से, क्योंकि इतने एक्टर होते हैं जो अपने कैरेक्टर को पर्सनल भी ले लेते हैं। ऐसे बहुत मैं एक्टर्स को जानता हूँ जो जिनको लगता है कि ये कैरेक्टर मैं ही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर अलग चीज़ होती है और कट होने के बाद आप एक डिफरेंट इंसान है, तो इतना पर्सनली तो नहीं लेना चाहिए। शीला का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपके रोमांटिक सीन सारे के सारे जब वो मोमेंट्स देखते हैं या बीरा के साथ में या रूही जो प्ले कर रही है उनके साथ में, उनका क्या फीडबैक होता है? शी लाइक्स इट। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल एज एन ऑडियंस देखती है। और ये इसमें मैं, क्योंकि ये इस बात का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, बट वो कोई भी मेरा काम देखती है वो बिल्कुल एज एन ऑडियंस देखती है। कमियाँ निकालती है वो,
एज माई वाइफ, अगर उसको कुछ भी गड़बड़ लगता है, कुछ भी सीन में उसको लगता है कि यहाँ पे आई वॉज नॉट देयर इन द सीन, तो वो मुझे बताती है। कितनी बार उसके साथ सीन देखते देखते मुझे लगता है कि यार ये अच्छा नहीं था, काश ये निकल जाए, इसकी नज़रों से भी निकल जाए, बट वो उसको ख़त्म होगा ना, तो मैं अगर पूछता हूँ कि कैसा लगा, तो उसका होता है कि वो जो तुमने किया था ना, वो बहुत बकवास था। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों शो देख रहे हैं और सामने आ गया कोई रोमांटिक सीन, अब उस वक्त उनका क्या रिएक्शन होता है? उस वक्त तो मैं उसका रिएक्शन देखता ही नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। उस वक्त तो मैं खुद भी ऑडियंस बन जाता हूँ, बट शी अप्रिशिएट्स इट। अगर सीन अच्छा है, उसको मज़ा आ रहा है, देन शी विल अप्रिशिएट इट। कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि साथ में एपिसोड देखना तो बहुत मुश्किल होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है जब आप कोई भी शो करो कि मैं शूट पर होता हूँ या उसका भी ऐसा कोई सीन आए, जब वो शूट कर रही होती है, मैं घर पर देख रहा हूँ, तो फिर वो अकेली देख रही होती है, बट जो भी अच्छा सीन होता है और ऐसे स्पेशली रोमांटिक सीन्स, तो वो स्टोरी बना के सीटियाँ बजा के स्टोरी में डालती है उनको खुद की, उसमें कि उसको इतना अच्छा लगता, तो वो रह ही नहीं सकती। जब उसको मालूम होता है कि रोमांटिक सीन आने वाला होता है, वो पहले अपना टीवी पर अपना कैमरा लगा के रखती है, क्योंकि उसको वो रिपोस्ट करना ही करना है। सो शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव इन दैट वे। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी उन्होंने वो बोला हो यार कि तुमने थोड़ा ज़्यादा तुम क्लोज हो गए, या एक जेलसी फैक्टर एक आ जाता है कहीं ना कहीं पे? नहीं, कभी कभी वो सिर्फ लात मारती है बस। वो जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हो, वो कभी आता है तो वो कुछ बोलती नहीं, वो देखते देखते सिर्फ एक लात मारती है। मतलब ये भी हुआ है? हाँ, मतलब इट्स इन फन। मतलब ऐसा कोई भी देखो, क्या है कि अब वो क्या ही बोले, क्या ही बोल सकती है, तो वो अप्रिशिएट करती है, सारी चीज़ें करती है, बट कभी कभी ऐसा कोई सीन आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो वो उसका कुछ नहीं आता, वो सिर्फ एक उसकी लात आती है हल्के से, बट इन अ फन वे। मतलब बिल्कुल भी उसमें नहीं कि क्यों कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे। मतलब रोहित की भी बैंड बज रही है और अरमान की भी बैंड बज रही है? नहीं, मेरी बैंड नहीं बज रही, मैं क्लियर कर दूं, मेरी बैंड बिल्कुल नहीं बज रही। इनफैक्ट कोई भी सीन, रोमांटिक सीन के अंदर भी अगर उसको कहीं पे भी लगता है दैट आई एम होल्डिंग इट बैक और मैं अपना वो 100% नहीं दे रहा हूँ सीन में जो रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे बोलती है कि ये सब बिना मन से किया है, या ये बिल्कुल भी सही नहीं था, इसकी जगह ये करना चाहिए था, या थोड़ा और ये जाना चाहिए था, नकली लग रहा है। तो उसके सजेशंस भी होते हैं। अभी देखो, ये एक्टर वाइफ होने का फ़ायदा भी है, क्योंकि उसको भी पता लग जाता है ना कि ये ऊपर ऊपर से किया। तो कितनी बार उसका ऐसा होता है कि ये नकली था, ये थोड़ा और, हाँ, ये इमोशन नहीं आ रहा, थोड़ा और क्लोज जाना चाहिए था, ये और ये करना चाहिए। सो शी इज़ लाइक दैट। और कैसे खुद के लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? जिस तरह से आपने बताया कि भाई 5.5 घंटे ही मैं सो पाता हूँ, काम भी करना है, जिम भी जाना है और कई सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है, ऊपर से पर्सनल लाइफ भी है, बहुत कुछ है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना तो मुश्किल तो है, लेकिन अब थोड़ी आदत पड़ गई है, और ऑल्सो जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो उसको हाथ से मैं बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली जब आप शो शुरू करते हो तो आपको एक जज्बा होता है ना, इतना आपको अटेंशन मिल रहा होता है, तो आप सोचते हो कि यार मैं अपना 100% एफर्ट दूँ। मैंने भी वही किया, लेकिन वो कर करके अब इतनी आदत हो गई है, और हर दिन जब आप हर सीन भी करते हो, आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप जिस जगह पर हो, कितने लोग इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। मैं भी एक टाइम पर कहीं और था, बहुत पीछे था, बहुत नीचे था, ऑडिशन देने का भी करेज नहीं था, तो फॉरगेट अबाउट कैमरा के सामने आके एक्टिंग करने का। तो मुझे पता होता है कि मैं आज जिस जगह पर हूँ, उस जगह के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और मैं भी उसी जगह से मेहनत करके आया हूँ, तो उस चीज़ को मैं आज छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। आई गेट अप एट 5:30 और नहाकर प्री वर्कआउट मील लेकर अराउंड 6:30 6:45 तक मैं जिम पहुंच जाता हूं। फिर मैं 1 घंटा वर्कआउट करता हूं, फिर मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा ड्राइव करके सेट पे आता हूं। देन यहां का 12 साढ़े 12 13 घंटे का काम, फिर उसके बाद 2 घंटे का मुझे ट्रैफिक लगता है, मैं 2 घंटे वहां जाता हूं। फिर उसके इन सब चीज़ों के बाद अब मैं अराउंड 10:45 11 तक घर पहुँचता हूँ 9 की शिफ्ट में। फिर मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं जाऊँ और जाते ही बस सो जाऊँ, तो फिर काम करने का मतलब ही क्या है। देन आई गिव हर टाइम, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, शीना के पेरेंट्स से बात करता हूँ, खाना अगर खाना होता तो खाता हूँ, आई टेक माई शावर, फिर अराउंड 12:45 1 तक मैं सोता हूँ। बस नींद आ जाती है, बेड पर जाने के बाद वेट नहीं करना पड़ता इतनी थकान के बाद, तो ये अच्छा है। तो वही मेरा स्केड्यूल है एवरी डे। मुझे एक हॉनेस्टी दिखाई दी आपकी इन बातों में, जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि हम जहाँ पर रहना है, लोग बहुत कुछ करके वहाँ तक पहुँचते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। अब कुछ एक स्टोरी भी डालते हैं तो उसके आर्टिकल्स बन जाते हैं या उसकी न्यूज़ बन जाती है, मतलब ऑल ओवर द इंटरनेट वो वायरल हो जाता है। मतलब लोगों ने इतना प्यार अब रोहित पुरोहित को देना शुरू कर दिया है, या उनके कैरेक्टर को कह लो या उनके निभाए हुए किसी भी कैरेक्टर को आप कह लो, इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी यार कि कहाँ से आ रहे हैं, और मतलब ये प्यार जो लोगों की तादाद में, इस तादाद में लोग जो प्यार दे रहे हैं आपको।
मैं इमोशनल ज़रूर हो जाता हूँ, डेफिनेटली मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ना सिर्फ मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, आई टॉक टू माई पेरेंट्स या जो मेरे पुराने दोस्त थे, उन लोगों से भी मैं ये बात शेयर करता हूँ कि, और बाकी सब तो चलो अलग बात है कि, लेकिन मैं खुद हर दिन जब भी मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कितनी मेहनत कर कर आया हूँ, मैं आज क्या कर रहा हूँ अपने करियर में, तो मैं डेफिनेटली इमोशनल होता हूँ। और एक जिसको कहते हैं ना, एक भगवान को आप थैंक यू बोलते हो, अपने आप को कांच में देखते हो तब करते हो। आई टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट कि यार, शीना से भी मैं इस बारे में बात करता हूँ कि एक टाइम वो भी था जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ मतलब बॉम्बे में जब आया तो भी मुझे पता नहीं था मैं क्या करने आया हूँ। मैं तो जस्ट एक फ़ोटो शूट करने के लिए आया था, लेकिन इस तरह से बॉम्बे ने अट्रैक्ट किया, एक्सेप्ट किया, फिर मेहनत की, तो वो सब करके चीज़ें चलती गई। बट आज जब मेरा जो बॉम्बे में पहला घर था, मैं आज भी उसके सामने से कभी, आजकल तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन वो मड में था, तो जब भी मैं उसके सामने से निकलता हूँ तो वो जो आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल आया हूँ। और मैं वहाँ पर उस दीवार पे, वो दीवार आज भी, हालांकि उस पर थोड़ी फेंसिंग वगैरह लगा दी है, बट मैं उस पर बैठता हूँ और उस गली को देखता हूँ कि मैं आज से 16-17 साल पहले यहाँ पर आया था। आसपास उसके काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बट वो जो फील है उस जगह का, वो आज भी वैसा ही है। तो डेफिनेटली एक इमोशनल मोमेंट ऑलमोस्ट हर दिन मेरी लाइफ में आता है, जब से मैं मेकअप करने बैठता हूँ और तब से मैं पैकअप करके, इनफैक्ट मैं आज सुबह ही जब व्हेन आई वाज टेकिंग माय शावर, तभी मैं सोच रहा था कि जो मेरा पहला शो करने से पहले मेरा एक प्रेपरेशन टाइम था हॉर्स राइडिंग का, उस टाइम पर मेरे एक दोस्त से जो मेरी बातचीत चल रही थी, वो मैं आज ही सुबह याद कर रहा था। और अब मैं देखता हूँ कि उस चीज़ को 15-16 साल हो गए हैं, तब से काम वाम कर रहा हूँ। सो वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। बहुत अच्छा लगा भाई मुझे आपकी जर्नी जानकर, और भाई बहुत सारी इनमें डीप बातें कर ली। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप हम आपको भी हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 100%, और हम लोग और दोबारा डेफिनेटली भाई।